लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं और इसी के साथ अब सरकार बनाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। सत्ताधारी एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बहुमत का आंकड़ा यानी 272 पार कर चुकी है, पर इस दल की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी अपने दम पर बहुमत लाने में कामयाब ना हो सकी। भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पर संतोष करना पड़ा। हालांकि वो इस बात पर अपनी चोट छुपा सकती है और जितनी बीजेपी की अकेली सीटें हैं, विपक्ष के INDIA गठबंधन की कुल सीट 232 से 8 सीट ज्यादा ही है। आज के रिपोर्ट में मैं यशस्वी जोशी और मैं दीपक विश्वकर्मा आपके सामने पेश करेंगे कुछ ऐसे आंकड़े और आपको बताएंगे कि आखिरकार भाजपा बहुमत का आंकड़ा क्यों न ला सकी। समाज का ऐसा कौन सा वर्ग था जिससे भाजपा को बहुत उम्मीदें थी और उसने भाजपा को वोट क्यों नहीं दिया। अब जब बीजेपी के पास बहुमत नहीं है तो क्या वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर भरोसा जताकर सरकार बना सकती है। इससे पहले कि हम आज की रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा करें, एक नजर डाल लेते हैं अंतिम आंकड़ों पर। सबसे पहले हम बता दें कि 543 सीटों में से बीजेपी ने 240 सीटें जीती हैं, तो वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती है 99 सीट। समाजवादी पार्टी के खाते में आई है 37 सीट। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने जीती है 29 सीट। वहीं डीएमके ने 22 सीटें जीती हैं। तो दीपक, छोटी पार्टियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं क्योंकि नए समीकरण में इन पार्टियों की भी बहुत महत्वता है और ये पार्टियां तय करेंगी कि आगे की राह क्या होगी। जी बिल्कुल, मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ और इन पार्टियों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की, क्योंकि यह पार्टी शिवसेना से अलग करके बनाई गई थी जिसने 9 सीटें जीती हैं। और वहीं दूसरी तरफ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो कि शरद पवार की पार्टी है, उसने भी 8 सीटें जीती हैं। इन दोनों पार्टियों के 2 टुकड़े हुए हैं और देखने लायक बात अब यह है कि दोनों पार्टियों के अलग गुट से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन इन पार्टियों ने किया है। यकीनन, क्योंकि ये दोनों पार्टियां एनडीए के घटक दल का हिस्सा है और एनडीए को इनसे काफी उम्मीदें थी। आपको एक ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि एनडीए और बीजेपी को आखिर नुकसान हुआ तो क्यों हुआ और कहां पर हुआ। यशस्वी, एक बहुत पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। जिसने यूपी जीत लिया, दिल्ली की सत्ता उसी के हाथ लगती है। आप किसी भी पुराने चुनाव को उठा के देख लीजिए, चाहे वो 99 का हो, 2004 का हो या 2009 का या 2014 का या 2019 का। इस बार भाजपा को सबसे करारा झटका यहीं से लगा है। जी दीपक, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि जब जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए डन डील माना जा रहा था, पर जिस लोकसभा क्षेत्र फैजाबाद में अयोध्या आता है, भाजपा वहां से भी हार गई है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह रही होगी। जी बिल्कुल, यह भाजपा के लिए सबसे बड़ा झटका है यशस्वी, क्योंकि बीजेपी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बीजेपी वहीं हार जाएगी। अगर हार की बात करें तो इस बार समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं, वहीं बीजेपी के खाते में 33 सीटें आई हैं, यानी 29 सीटों का नुकसान, और यही नुकसान बीजेपी को ले डूबा। आप ये नंबर बीजेपी के इस बार की सीटों में जोड़ दीजिए और यह लीजिए, आ गया बहुमत। इसी के साथ यशस्वी, इसके अलावा जातिगत समीकरण भी बहुत मायने रखते हैं। अखिलेश ने एक सीट पर खुद उम्मीदवार तय किए थे। बिल्कुल, कहा ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण को खड़ा करना है, कहा दलित उम्मीदवार को टिकट देना है। यह फैसला अखिलेश ने खुद किया था। उदाहरण के तौर पर कन्नौज की सीट की बात करें, जहां अखिलेश खुद मैदान में खड़े थे, वहां पर उनके सामने भाजपा के सुब्रत पाठक चुनाव लड़ रहे थे। सुब्रत एक ब्राह्मण है और अखिलेश यादव समाज से आते हैं। इसके बावजूद अखिलेश ने यह दांव खेला और सफल भी हुए। जी बिल्कुल, जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश के चुनावों में यकीनन देखने को मिला, जिसकी वजह से भाजपा को बेहद तगड़ा झटका लगा है। सही कह रहे आप। मैं बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है जहां प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना में 100% घर बनाए गए। वहां मुस्लिम मतदाताओं के कुल वोट 2322 हैं, जहां भाजपा को एक भी वोट नहीं मिला है। इसका मतलब है भाजपा को इस वर्ग से वोट बिल्कुल नहीं मिला। दीपक, मैं आपकी बात से थोड़ा सा असहमत हूँ क्योंकि अगर फैजाबाद की बात करें तो अयोध्या में 60% हिंदू मतदाता है, फिर वहाँ भाजपा को वोट क्यों नहीं मिला और भाजपा ये सीट क्यों हार गई। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा यशस्वी कि यह भाजपा के लिए एक मंथन का विषय जरूर है कि वोटरों में नाराजगी का क्या कारण है। महज 2 साल पहले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा ने 403 में से 255 सीटें जीती थी और भाजपा के वेद प्रकाश 1,13,414 वोटों से अयोध्या में जीते थे।
तो फिर अब ये सोचने वाली बात है कि 2 साल में ऐसा क्या हो गया कि भाजपा यह सीट हार गई। तो चलिए अब बात करते हैं अमेठी की, जहां भाजपा की स्टार उम्मीदवार स्मृति ईरानी हारी हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के महेंद्र प्रजापति ने भाजपा के डॉक्टर संजय सिंह को हराया था। अब बात करते हैं अमेठी की, जहां भाजपा की स्टार उम्मीदवार स्मृति ईरानी हारी हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के महेंद्र प्रजापति ने भाजपा के डॉक्टर संजय सिंह को हराया था। भाजपा को यही समझ जाना था कि अमेठी में ये उनके लिए एक खतरे का संकेत है। बिल्कुल यशस्वी, पूर्वांचल से जो नतीजे आए हैं उन्हें देखकर यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि पूर्वांचल की जनता में भाजपा को पूरी तरह से नकार दिया है। फिर वो आजमगढ़ हो, बस्ती, गोंडा, रायबरेली, इन इलाकों में भाजपा का वोट शेयर कम हुआ नजर आया है। अगली नजर डालते हैं हरियाणा की तरफ, जहां इस बार भाजपा को 10 में से 5 सीटें मिली हैं। वहीं 2019 के चुनाव में भाजपा को 10 सीटें मिली थी, यानी कि 5 सीटों का नुकसान। जबकि हरियाणा के लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा ने वहां के सिटिंग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को करनाल से मैदान में उतारा था और पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी दी थी। इसके बावजूद भाजपा अपना हरियाणा का प्रदर्शन नहीं दोहरा सकी। हालांकि मनोहर लाल खट्टर ने अपनी खुद की सीट जीत ही ली, पर वो भाजपा को वो रिजल्ट ना दे सके जिसकी उम्मीद भाजपा को उनसे थी। यशस्वी, क्या लगता है आपको कि भाजपा में हरियाणा के खराब प्रदर्शन की वजह क्या है? दीपक, अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ ज्यादातर वोटर जाट समाज से आते हैं और जाटों की नाराजगी साफ देखी जा सकती थी। कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो रोहतक से चुनाव जीते थे, उन्होंने इस चुनाव में पूरा दमखम झोंक दिया था और जाटों की समस्या को बढ़ चढ़कर सामने रखा था। किसानों के लिए लाए गए कानून भी एक वजह माने जा सकते हैं। हालांकि वह कानून वापस जरूर ले लिए गए थे, पर इससे हुए नुकसान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो 5 सीटें भाजपा हारी है वो है अंबाला, सिरसा, हिसार, सोनीपत और रोहतक। ये 5 सीटें जाट बहुल की है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां से भाजपा को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी समेत भाजपा के कई बड़े नेताओं ने पश्चिम बंगाल में दनादन रैलियां की थी। इसके बावजूद 42 सीटों में से भाजपा सिर्फ 12 ही जीत सकी, जो कि 2019 के चुनाव के मुकाबले 4 सीटें कम है। यानी जहां भाजपा को उम्मीद थी कि वो अपना प्रदर्शन सुधारेगी, सुधारना तो दूर की बात है, उल्टा भाजपा ने वहां अपना नुकसान करा लिया। खैर, इससे एक बात जाहिर है कि भाजपा के पोल मैनेजमेंट में कुछ गंभीर समस्या थी जिसे वे समय रहते आग नहीं पाए। तो अब बात करेंगे उस क्षेत्र की जहां पिछले 2 सालों में नरेंद्र मोदी ने 146 बार से ज्यादा दौरा किया, पर इस क्षेत्र में भी भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। हम बात कर रहे हैं भारत के दक्षिणी राज्यों की, जिसमें शामिल है केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु। इन राज्यों की अगर बात करें तो भाजपा को कर्नाटक में मिली है 17 सीट, आंध्र प्रदेश में मिली है 3 सीट, तेलंगाना में मिली है 8 सीट, वहीं केरल में मिली है 1 सीट। तमिलनाडु, जहां से मोदी को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, वहां भाजपा का खाता तक नहीं खुल पाया। दक्षिण भारत में भाजपा के पोस्टर बॉय के अन्नामलाई अपनी खुद की सीट कोयम्बटूर नहीं बचा सके। इससे एक बात ये साबित होती है कि भाजपा अभी भी द्रविडियन पॉलिटिक्स समझ नहीं पाई है। अगर यहाँ भाजपा महज अपना खाता खोल लेती तो ये कहा जा सकता था कि तमिलनाडु में भाजपा का आगमन हो चुका है, पर ऐसा नहीं हो सका। डीएमके और कांग्रेस के भंवर में भाजपा कुछ यूं फंसी कि बाहर ही नहीं निकल सकी। आपको बता दें कि पिछला लोकसभा चुनाव भाजपा ने एमडीएमके के साथ गठबंधन में लड़ा था। इस बार भाजपा ने यहाँ चुनाव अकेले लड़ पूरी ताकत भी झोंकी, पर माफ कीजिएगा, भाजपा के लिए चेन्नई अभी दूर है। वहीं दक्षिण भारत एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर 1999 की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय से भाजपा लगातार प्रयास करती आ रही है, पर अभी तक उन्हें ब्रेक थ्रू पॉइंट नहीं मिल सका है। पर इसकी वजह क्या है? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला तो ये कि दक्षिण भारत में खास तौर पर तमिलनाडु भाजपा को ब्राह्मण पार्टी के तौर पर देखता है, जो कि वहाँ के जातीय समीकरण में फिट नहीं बैठता। हालांकि अगर आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को देखें तो यहाँ भाजपा ने अपना वोट शेयर और सीटें दोनों 2019 के चुनाव के मुकाबले बढ़ाई हैं। तेलंगाना में भाजपा ने इस बार 8 सीटें जीती हैं, जहां भाजपा ने पिछली बार सिर्फ 4 सीटें जीती थी, यानी कि 4 सीटों का फायदा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो भाजपा ने जहां 2019 में ही अपना खाता तक नहीं खोला था, वहां इस बार 3 सीटें जीती हैं। और अगर इन सीटों को तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के साथ जोड़ दिया जाए तो एनडीए गठबंधन की कुल सीटें होती है 19।
इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दों के बारे में आपको जानकारी देते हैं जो कि जनता से भाजपा की नाराजगी का कारण बने। भारतीय चुनाव आयोग ने 3 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव का एक लेखा जोखा सामने रखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि इस बार रिकॉर्ड नंबर में सीनियर सिटीजन ने मतदान किया। आपको याद होगा 2020 में कोविड के दौरान भारतीय रेल ने वृद्ध लोगों को दी जाने वाली आर्थिक छूट बंद कर दी थी। उस समय ये छूट कोविड का हवाला देकर बंद कर दी गई थी, पर ये उम्मीद थी कि ये छूट वापस शुरू कर दी जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। आरटीआई के एक रिपोर्ट के अनुसार रेलवे ने यहाँ छूट कैंसिल कर 5,800 करोड़ रुपए कमाए। इस छूट को बंद करना वृद्ध लोगों में नाराजगी का एक कारण माना जा सकता है, क्योंकि ये छूट उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत थी। जी बिल्कुल। वैसे भी मिडिल क्लास को बहुत ही कम रियायतें मिलती हैं और सरकार ने उसे भी बंद कर दी। इसके अलावा रेलवे की बस से बदतर होती हालत भी इसका एक कारण मानी जा सकती है। बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार वंदे भारत के वीडियोस ट्विटर पर डालते रहते हैं, पर उन्हें शायद यह नहीं पता कि भारत की जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग वंदे भारत में बैठना अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसी के साथ ही सरकारी नौकरियों के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं जैसे कि रेलवे पुलिस भर्तियों का रद्द होना और अग्निवीर योजना हार के कुछ कारण माने जा सकते हैं। दीपक, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं और इस मुद्दे को राहुल गांधी और विपक्ष ने पूरी तरह से भुनाया। 8,500 रुपए के बेरोजगारी भत्ते की बात करके राहुल गांधी ने एनडीए को बैकफुट पर ला खड़ा किया और कहीं ना कहीं इसका असर परिणामों में देखने को भी मिल रहा है। कुछ प्रदेश जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, असम और राजस्थान इन्होंने भाजपा की लाज बचा ली, वरना यकीनन भाजपा विपक्ष में बैठी दिखाई देती। खासकर मध्य प्रदेश जैसे केंद्र से उतना नहीं मिला जितने का वह हकदार है। इसके बावजूद एमपी ने बीजेपी की झोली में 29 की 29 सीटें डाल दी और इसका श्रेय जाता है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। दीपक, अब ये कहना बहुत जल्द होगा कि भाजपा विपक्ष में नहीं बैठेगी, क्योंकि दिल्ली में सियासती हलचल बहुत तेज है और एनडीए और आईएनडीआईए अलायंस दोनों ने अपने कैलकुलेटर निकाल रखे हैं और उम्मीद है कि सरकार जिसकी भी बने, भारत को एक मजबूत सरकार मिलेगी जो आने वाले 5 साल इस देश की दिशा और दशा दोनों तय करेगी। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार आप हमसे जरूर साझा करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए बने रहिए आप यूबी न्यूज के साथ।